दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम सिंप्लीफाई करेंगे 24 जुलाई के विजनाइज न्यूज़ को। इस ओरिजिनल पीडीएफ का रेडिट जाता है विजनाइज को। चलिए देखते हैं सबसे पहले न्यूज़ क्या है। तो सबसे पहले हमारा बजट आ चुका है, तो उसमें जो जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो सारी की सारी इस डे पे कवर हो रही है 24 को, तो वो हम सब देखेंगे। चलिए, सबसे पहले न्यूज़ है इंडस्ट्रियल पार्क रिलेटेड। तो बजट में ही प्रपोज हुआ था 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का प्रपोजल आया हुआ है। देखते हैं सबसे पहले इंडस्ट्रियल पार्क क्या होता है। तो कोई ऐसा एरिया, ऐसा इकोनॉमिक जोन जहाँ पे सारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ का एक क्लस्टर बना हुआ है और वो अवेलेबल है, वो है इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है, आपको उधर ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, एक्सपोर्टिंग हब भी होगा, वो सब कुछ होगा। इट इज़ इंडस्ट्रियल पार्क, दैट्स इट। हमने सैंक्शन किया है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसी के चलते हमने ये डिसाइड किया था हम इसमें इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाएंगे। ओके, क्या फ़ायदा होता है इससे? तो ऐसा पार्क हो तो डेफिनेटली यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बड़ी ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होगा, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो एक दूसरा यूज़ कर पाएगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और ऐसे एरियाज़ होंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी एक्सपांड होगी। ठीक है, क्योंकि एक साथ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ अवेलेबल होती है। जो हमने ये प्रोग्राम देखा नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो क्या है वो देख लेते हैं। तो भाई इसका एम ही यही था कि हम नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाएं। ठीक है, हमने तब जब ये आया था तब प्रोजेक्ट, तब 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की थी। इसको हम 32 प्रोजेक्ट में बनाएंगे, 4 फेजेस में बनाएंगे। नॉट इम्पॉर्टेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला हमने कॉरिडोर कहाँ बनाया था, 2007 में अप्रूव हुआ था, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ओके, इम्प्लीमेंट कौन करता है इसको? ये इंडस्ट्रियल पार्क और ये जो प्रोग्राम है हमारा नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको इम्प्लीमेंट करता है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट, साथ ही साथ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इनकी जो एपेक्स अथॉरिटी है उनके चेयरमैन होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, आपको बस इस बार को इतना कुछ काम का नहीं है न्यूज़, बस ये आपको याद कोई रखना है कि कोई इकोनॉमिक के क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं कि हाँ भाई इंडस्ट्रियल पार्क हमें बनाने चाहिए। ओके, और प्रीलिम्स में इसका हेड कौन होता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। दैट्स इट। अभी हमने क्या प्रपोज किया है, शुरुआत में जैसे 11 बनाए थे, अभी हमने प्रपोज किया है कि 12 इंडस्ट्रियल पार्क हम बनाने वाले हैं। ओके, देखो ये हमारा इंडस्ट्रियल पार्क्स है। यहाँ पे धोलेरा है, फिर साणंद है, फिर यहाँ पे बहुत सारे हैं, छोड़िए। ओके, ये जो धोलेरा है ना, मुझे पर्सनली पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा है। जब ये प्रपोज हुआ था ना, इधर के जो रियल एस्टेट के प्राइस थे वो जस्ट बूम, एकदम बूम कर दिए थे। और फिर उसका काम इतना स्लो चल रहा है, इतना स्लो चल रहा है कि जिन जिन लोगों ने उधर इन्वेस्ट किया था वो सब अभी रास्ते पे आने की सिचुएशन हो गई है, क्योंकि काम बहुत ही ज़्यादा स्लो है। अब पता नहीं कभी ख़त्म होगा। चलिए, इतना कोई काम का न्यूज़ नहीं था ये, बस ऐसे ही आपको इंडस्ट्रियल पार्क याद रखने हैं। फिर है, गवर्नमेंट ने 5 स्कीम सजेस्ट की है नए प्राइम मिनिस्टर पैकेज से। ओके, यही बजट का पार्ट है। सबसे पहली स्कीम है हमारी 3 है मेन, एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, स्किलिंग के रिलेटेड और इंटर्नशिप के रिलेटेड। एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि जो फर्स्ट टाइम पर कोई जॉब में आ रहा है फॉर्मल सेक्टर में, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर में कोई जॉब में आ रहा है और जिसकी सैलरी अप टू 1 लाख रुपीज़ है, मतलब जिसकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा होगी वो इसमें शामिल नहीं होगा। 1 लाख से कम सैलरी वाला है मंथली, उसको हम अप टू 15,000 3 इंस्टॉलमेंट्स में देने वाले हैं। दैट्स इट, 1 मंथ सैलरी इन 3 इंस्टॉलमेंट अप टू 15,000, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको 45,000 मिल सकता है इस स्कीम के अंदर, 3 इंस्टॉलमेंट में 15-15-15, अगर आपकी सैलरी महीने के 1 लाख से कम हो, जो कि है ही है ज़्यादातर इंडियंस की। दूसरा है, अगर मैन्युफैक्चरिंग में आपको कोई जॉब लगे, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट ही हो और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, तो आपको जो EPFO होगा उसमें इंसेंटिव मिलेगा 4 साल, पहले 4 साल तक। तीसरा है सपोर्ट एम्प्लॉयर, अगेन इसमें भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से अप टू 3,000 पर मंथ पैसा दिया जाएगा फॉर 2 ईयर, जो भी नया होगा उसी को। ठीक है, और ये भी किसको लागू पड़ेगा? जो कि भाई जिसकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है सारे सेक्टर के अंदर। ओके, कुछ खास न्यूज़ नहीं है, हटाओ। हाँ, बस ये याद रखना है कि कोई ऐसी स्कीम आई हुई है। फोर्थ स्कीम क्या है? ये 3 हमने एम्प्लॉयमेंट की देख ली।
स्किलिंग के लिए हम स्किल प्रोवाइड करने वाले हैं 20 लाख यूथ को 5 साल के अंतर्गत, यानी 5 साल में हम 20 लाख यूथ को ट्रेन करेंगे, दैट्स इट। और यहाँ पे हम 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हब एंड स्पोक मॉडल बनाएंगे, अरेंजमेंट करेंगे। हब एंड स्पोक क्या होता है? हब क्या होता है किसी भी चीज़ का? तो जिधर मेन सारी हब है, जो कोई भी इंडस्ट्रियल, ये इधर इंडस्ट्री की रिलेटेड बात है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, ऐसा कोई हब है जो मेन यूनिट है। और स्पोक क्या होता है? तो छोटा यूनिट है जो हब के साथ कनेक्टेड है, दैट्स इट। ये है हब एंड स्पोक मॉडल। ओके। इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाएगी 1 करोड़ यूथ को 5 साल के अंतर्गत हम इंटर्नशिप देंगे। और इसमें क्या अलाउंस क्या देंगे? तो 5,000 से 6,000 तक हमें मिल सकता है। ओके। अगेन खास कोई काम की न्यूज़ नहीं है ये भी पूरी की पूरी, बट हमें देख लेनी है एक बार कि ऐसी स्कीम हम ला दिए हैं। अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या कोई स्किल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है तो हम इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं कि भाई गवर्नमेंट ने 2024 और 25 बजट में हमारे स्किल डेवलपमेंट के लिए बात की गई है कि हब एंड स्पोक मॉडल बनाएंगे ट्रेनिंग के लिए, 20 लाख यूथ को हम ट्रेनिंग देंगे स्किल डेवलपमेंट के लिए। ओके। तो वैसे इंटर्नशिप का भी यूज़ कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। फिर है यूनियन बजट में पार्लियामेंट के जो यूनियन बजट जो पेश हुआ है पार्लियामेंट में, उससे रिलेटेड बातचीत है। क्या क्या बजट में था? सबसे पहले आर्टिकल 112 में कॉन्स्टिट्यूशन के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टर्म दी गई है, जिसका मतलब बजट है। हाईलाइट्स क्या क्या है बजट की? सबसे पहले 5 स्कीम जो आ गई है, हमने ऊपर देख ली, वो 5 स्कीम है। ओके, ऊपर हमने देख ली है वही। फिर जो कस्टम ड्यूटी है उसको हमने थोड़ा और सिंप्लीफाई किया है ताकि और इजीली काम हो सके। फिर जो टैक्स रेट है उसका स्ट्रक्चर में हमने थोड़ा सा चेंज किया है। टीडीएस रेट को हमने रिड्यूस कर दिया है, टीडीएस रेट रिड्यूस्ड, टीडीएस रिड्यूस। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो बढ़ा दिया गया है। इसी के चलते बजट के दिन मार्केट अचानक से क्रैश कर गया था। सिर्फ निर्मला सीतारमन जी ऐसे न्यूज़ बोली और दूसरे सेकंड मार्केट जस्ट क्रैश, स्टॉक मार्केट। अब ये क्या होता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स? समझ लीजिए कोई भी मैंने प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी मैंने 1 साल से कम के लिए ली हुई है, ठीक है, और इससे मुझे जो भी फ़ायदा होता है, मतलब मैंने 100 रुपये में ली थी समझ लीजिए, और मैंने बेच दी और मैंने बेच दी 150 रुपये में, तो मुझे फ़ायदा कितना हुआ? 50 रुपये। तो इस 50 रुपये के ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ये होता है कैपिटल गेन टैक्स। ओके। अभी ये मैंने 1 साल से कम टाइम के लिए अगर प्रॉपर्टी रखी थी तो वो होगा शॉर्ट टर्म, और मैंने 1 साल से अगर ज़्यादा के लिए रखी थी, ठीक है, मोर देन 1 ईयर, तो होगा वो लॉन्ग टर्म। जो भी प्रॉफिट हुआ हो, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा के बाद प्रॉफिट हुआ है तो वो लॉन्ग टर्म, और कम से हुआ है तो वो शॉर्ट टर्म। पर जो भी प्रॉफिट होगा मेरा, कैपिटल गेन होगा, उसके ऊपर मुझे टैक्स देना होगा, दैट्स इट। ठीक है। पहले ये जो 12.5 सॉरी जो शॉर्ट टर्म है वो पहले 15% था, उसको हमने 20 कर दिया है। जो लॉन्ग टर्म है वो पहले 10% था, उसको हमने 12.5 कर दिया है। ओके। फिर क्या बात बोली गई है कि एग्जम्पशन कर दिया है कैपिटल गेन को, कि अगर 1 साल के दौरान आपको 1.25 लाख तक का प्रॉफिट होता है तो इट्स फाइन, इसके ऊपर हम आपका टैक्स नहीं लेंगे, इससे ज़्यादा होगा तब देखा जाएगा। फिर हमने विवाद से विश्वास स्कीम ला दी है, इनकम टैक्स डिस्प्यूट रिलेटेड। ये पहले से काम कर रही है, उसको सिर्फ अपग्रेड किया है, ऐसा समझो कि ऐसा ही है, विवाद से विश्वास स्कीम। फिर कॉर्पोरेट टैक्स है जो फॉरेन कंपनी के ऊपर, वो पहले 40% लगता था, अब इसको कम करके 35% कर दिया है, फॉरेन कंपनी जो भी काम कर रही हो इंडिया में। फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे बढ़ा दिया गया है। अब ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं? तो शेयर मार्केट में कैसे समझाएं हम? हाँ, शेयर मार्केट में रिलायंस के शेयर हैं, ठीक है, आपको पता है। अभी इसी के साथ इसके फ्यूचर्स होते हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस। इसकी एक्सपायरी होती है 1 मंथ की, ठीक है, कि आप समझ लीजिए रिलायंस का अभी प्राइस चल रहा है 1000 रुपये, आप इस पर बैट लगाओगे कि ये 1 महीने के अंतर्गत बढ़ जाएगा 1050 रुपये, तो उधर उसकी बैट का पैसा होगा कि भाई इस बैट का पैसा है इसको में अगर आपको डालना है तो 50 रुपये डालो,
और अगर एक्चुअली में बढ़ जाएगा 1050 हो जाएगा तो इसका कुछ बढ़ जाएगा, ये जो 50 था वो भी बढ़ के आपको 60 समझ लो प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, मतलब ये आपकी बेट थी, ये आपका बैटिंग अमाउंट था कि इतनी की मैं बेट डालता हूँ। फिर जो आपका अगर आपने बोला होगा वो बढ़ जाएगा तो आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। दैट्स इट, यही होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सिंपल टर्म में समझा है, बाकी अगर आप स्टॉक मार्केट साथ जुड़े हुए हैं आपको पता होगा। चलिए, तो इस पे भी टैक्स बढ़ चुका है। फिर इक्वलाइजेशन लिवाई होती है, उसको हटा दिया गया है। ये क्या था अभी के भी समझ लेते हैं, शॉर्ट न्यूज़ में भी ये दिया गया है। ये देखिए इक्वलाइजेशन लिवाई, उसको हटा दिया गया। ये क्या था, तो जो भी ई कॉमर्स हमारे यहाँ पे काम कर रहे थे, जो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ हमारे यहाँ पे काम कर रही थी, ऑनलाइन काम कर रहे थे, उसके ऊपर हम पहले टैक्स लगाते नहीं थे क्योंकि वो कहीं और देश से हैं तो उन पे उधर टैक्स लग रहा होगा। फिर हमने क्या सोचा कि भाई इधर आके ये तो हमारे रोज़गार खा रहे हैं ना, जो हमारी कंपनीज है उसका काम ले जा रहे हैं, तो इन्हों के ऊपर हमने टैक्स लगाना शुरू कर दिया 6% के आसपास। ठीक है, कि अगर विदेशी कोई कंपनी हमारे यहाँ पे कोई डिजिटली काम कर रही है तो उसके ऊपर टैक्स ले लो 6%। दैट्स इट। ये क्या कर रहा था, तो इधर की जो इंडस्ट्रीज़ है हमारी और जो फॉरेन की इंडस्ट्रीज़ है उन दोनों के बीच में इक्वलिटी लाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए इक्वलाइजेशन लिवाई। ठीक है, लिवाई मतलब टैक्स होता है, इक्वलाइजेशन मतलब इक्वल करने वाली लिवाई। अभी हमने उसको हटा दिया गया है, बाद में हमने ये 2% कर दी थी और अभी तो हमने 0 ही कर दी क्योंकि हटा दिया, बात ही ख़त्म हो गई। ओके, तो ये भी एक न्यूज़ में था, न्यूज़ में क्या, बजट में था। और आखिरी है इम्यूनिटी, बजट का इम्यूनिटी फ्रॉम पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन एंड बेनामी। बेनामी क्या होता है, बेनामी ट्रांजैक्शन, तो कोई भी ट्रांजैक्शन में किसी का नेम न हो, ठीक है, उसको बोलेंगे हम बेनामी। बे मतलब ना होना और नामी मतलब नाम, नेम न होना, नेमलेस ट्रांजैक्शन जो हो वो बेनामी ट्रांजैक्शन है। ये किस लिए होता है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए होता है, अपने ब्लैक मनी के लिए होता है, इन शॉर्ट पैसा छुपाने के लिए होता है बेनामी ट्रांजैक्शन। तो इसकी कंडीशंस जो थी उसको और इम्प्रूव कर दिया गया है। ओके, और छोटे मोटे अगर बेनामी ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें इम्यूनिटी दी गई, भाई आपको नहीं पकड़ेंगे यार, पर हाँ आपको बता देना पड़ेगा, डिस्क्लोज कर दो आप सच सच तो आपको माफ़ कर देंगे, पर पकड़े गए तो गए। तो यही है नॉर्मल बजट की हाईलाइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, टीडीएस क्या होता है भाई, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आप कोई भी चीज़ बाय करते हो, कोई गुड्स या सर्विस, तब जो आपको जिस जगह पे टैक्स लगता है वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, चलिए, फिर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आ गई है जीएम मस्टर्ड को लेकर। जीएम मस्टर्ड, सबसे पहले जीएम मस्टर्ड क्या है, जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड। जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ क्या होती है समझ ली, इसी का मस्टर्ड का ही एग्जांपल लेते हैं। ये है मस्टर्ड का जीन, ठीक है, ये मस्त था अभी, पर इसका काम ठीक से चल नहीं रहा था, समझ लीजिए मस्टर्ड इतना प्रोडक्शन अच्छा नहीं कर रहे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा एडिटिंग किया और इतना हिस्सा हमने काट दिया। रुको मैं ठीक से करता हूँ, इतना हिस्सा हमने काट दिया और हम क्या किए, कोई फॉरेन सेल था, बैक्टीरिया है समझो, बार्नीज करके, वो हमने बार्नीज बैक्टीरिया यहाँ पे ऐड कर दिया, जिससे इसकी फर्टिलिटी थोड़ा सा चेंज होगी। अभी देखो प्रॉपर नहीं समझाऊंगा, ऐसे ही जाएंगे हम। तो ये हो गया जीन एडिटिंग और जीन मॉडिफिकेशन, कि हमने कोई ऑर्गेनिज्म का जीन को पहले काटा और फिर किसी और ऑर्गेनिज्म का जीन इसके अंदर डाल दिया, तो ये ट्रांस जीन हो गया ना, इसी को बोलते हैं जीन मॉडिफिकेशन, कि हमने मॉडिफाई कर दिया पूरा का पूरा। चलिए, अब ये हो सकता है मॉडिफिकेशन विद इन सेल, विद इन जीन हो और ट्रांस जीन भी हो, इट्स फाइन फाइन। चलिए, तो न्यूज़ क्या है, तो मस्टर्ड था जीएम मस्टर्ड, उसको पहले उसकी जो हमें मार्केट में सेल करने की परमिशन थी उस पर स्प्लिट वर्डिक्ट आ गया। दो जज के बेंच थी और दोनों में स्प्लिट कर दी, एक ने बोला कि हाँ, एक ने बोला ना, कि एनवायरमेंटल रिलीज आपको नहीं मिलेगा, एक दूसरे ने बोला मिलेगा। अब ये देखता कौन है सबका सब, ये जजमेंट क्या, ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन को, तो हमारी बॉडी है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जीएम क्रॉप को कौन देखता है, तो जेनेटिक इंजीनियर अप्रेजल कमेटी,
और ये कौन से एक्ट के अंदर काम करती है? तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। बस यही न्यूज़ थी। बाकी ये नॉर्मल लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में क्या बोला, तो भाई जुडिशियल रिव्यू हो सकता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का, साथ ही साथ इनको लोगों को इंपोर्ट करते हुए जेनेटिक फूड को फंसे की गाइडलाइंस को मानना, प्रोविजंस को मानना पड़ेगा। जीन क्रॉप क्या होते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई किया जाए लेबोरेटरी में और ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल किया जाए फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। जो मैंने कहा कि एक जीन का है उसके अंदर हम दूसरा जीन ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया। इंडिया में सिर्फ एक लौता जीएम क्रॉप अप्रूव्ड है कल्टीवेशन के लिए, वो है बीटी कॉटन। ठीक है, और कोई भी अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। बातचीत काफ़ी सारों की चल रही है। आगे अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, बजट में इसकी भी बात की है कि हमें अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। कैसे और क्यों? सबसे पहले नीड क्या है, तो जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसमें से 35% अर्बन एरियाज़ में रहती है, जो कि 2047 तक ऑलमोस्ट 53% हो जाएगी। ये सब डेटा आप याद रखोगे, ठीक है। सोसाइटी में अर्बनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो ये डेटा काम आएगा। आगे अर्बन सेंटर जो है वो हमारी जीडीपी के 66% कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि 2050 तक 80% हो जाएगा। तो ये बहुत काम का है ना, पॉपुलेशन भी हमारी वहाँ पे, पैसा भी वहाँ पे, तो हमें इन सब एरियाज़ को तो देखना ही पड़ेगा भाई। फिर स्ट्रेटेजीज़ क्या अनाउंस की गई है बजट में अर्बन एरियाज़ के लिए, तो पीएम आवास योजना हमने बनाई, ऑलरेडी पहले से काम कर रही है, उसको और एक्सपांड करेंगे। हम 3 करोड़ हाउस होल्ड्स के लिए एक्सपांड करेंगे, 3 करोड़ एडिशनल हाउसेज बनाएंगे एक्स्ट्रा। साथ ही साथ हम रेंटल हाउसिंग्स भी लेके आए हैं कि इसमें भाड़े पे आप घर ले लो, इसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। साथ ही साथ हमने ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट किया है। ब्राउन फील्ड क्या, 2 फील्ड होती है, एक होता है ब्राउन फील्ड और एक होता है ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड मतलब कोई भी प्रोजेक्ट को शुरू से स्टार्ट करना, मतलब कुछ था ही नहीं, आपने एकदम शुरू से स्टार्ट किया। ब्राउन फील्ड मतलब ऑलरेडी कुछ बना हुआ था और उसको आप वरी से रीडेवलपमेंट कर रहे हो, या फिर उसको तोड़ ताड़ के कुछ भी करके फिर से बना रहे हो। बट ब्राउन फील्ड में ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होगा, ग्रीन फील्ड में पहले से बना रहे हो, दैट्स इट। तो ब्राउन फील्ड रीडेवलपमेंट करेंगे सिटीज़ का, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। फिर ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान होगा, मतलब सिटी डेवलपमेंट प्लान है 14 सिटीज़ में, और पॉपुलेशन अबाउ 30 लाख जिनकी है उनका। साथ ही साथ हम जो वेंडर्स होते हैं हमारे, जो पानीपुरी वाले भैया, वड़ा पाव वाले भैया, स्ट्रीट वेंडर, उनके लिए भी हम सपोर्ट स्कीम लेके आएंगे 5 साल के अंदर, बहुत अच्छी कि वीकली 100 वीकली हार्ट्स और स्ट्रीट फूड हम बनाएंगे हर साल। ठीक है, नॉर्मल बात है, ये कुछ हमें काम नहीं आने वाली है। हाँ, ये काम आएगा कि हम आवास योजना वाला काम कर रहे हैं, वो काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है न्यूज़, यूएनडीपी की रिपोर्ट आ गई है। अभी ये रिपोर्ट क्या है, जो भी ग्लोबल चैलेंजेस है उसके सामने हम कैसे लड़ेंगे, क्या होप है हमारी। सबसे पहले इक्विटेबल फ्यूचर के लिए ये होप है, ठीक है, होप कि ऐसा शायद होगा। जैसे कि राइट्स ऑफ नेचर हम एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भाई नेचर के भी खुद के राइट हैं, आप उसको ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते हो। जैसे कि कुछ कंट्रीज़, इक्वेडर, ब्राज़ील, बोलीविया, अपने लॉज में, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड कर रही है, ठीक है। साथ ही साथ कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर एज एन एसेट भी ग्रो कर रहा है कि हमारे पास जो नेचर है वो हमारा एसेट है, उसको हम संभालते हैं। फिर डेमोक्रेसी में भी क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, जैसे एआई का यूज़ कर रहे हैं लोग डेमोक्रेसी के लिए। फिर हमारी होप है रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए कि एआई और ओपन सोर्स एआई मूवमेंट है उसको हम अच्छे से यूज़ करेंगे, डेमोक्रेटाइज वे में यूज़ करेंगे। मल्टीलेटरल कॉपरेशंस है स्पेस में, वो भी अच्छा काम करेंगे। सफिशिएंट रिगार्ड एथिक्स रखेंगे अर्थ के लिए। ओके, ये सब नॉर्मल बातें हैं, ये कुछ काम का नहीं है। फिर होप फॉर रेजिलिएंट एंड कनेक्टेड कम्युनिटीज़, जो भी चैलेंजेस होंगे कम्युनिटीज़ के, जैसे कि कोविड-19 था, डिज़ास्टर है, उसमें भी हम अच्छा काम करेंगे, उसके सामना कर पाएंगे। कम्युनिटीज़ जो भी होगी वो इन्वेस्ट करेगी स्टार्टअप्स में, सोशल इंटीग्रेटेड कनेक्शंस बनाएंगे। सब बकवास बात है, ये न्यूज़ हमें कहीं पे भी काम नहीं आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। रिलीजेस इस बस रिपोर्ट का नाम देख लीजिए, तो सिग्नल स्पॉटलाइट 2024 रिपोर्ट। कौन निकालता है ये रिपोर्ट? तो यूएनडीपी बहुत ही काफ़ी प्रेस्टीजियस बॉडी है, तो इसकी रिपोर्ट हम ध्यान रखेंगे।
आगे शॉर्ट न्यूज़। आज कुछ खास एक भी न्यूज़ में इतना दम नहीं है, चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, कुछ नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने स्कीम निकाली थी कि जो भी ईवी है उसके रिलेटेड 4 मंथ के अंदर, ये मार्च से शुरू हुई थी शायद, हाँ मार्च से लेकर जुलाई तक जो भी मैन्युफैक्चर हो रही है ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें कुछ कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे। दैट्स इट, बकवास न्यूज़ है, हटाओ इसे, लंबा कोई काम नहीं आएगा हमें। फिर है डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर। ये क्या है, जो भी हमारा पोस्टल एड्रेस होता है, पिन कोड होता है, ठीक है, वैसे ये पोस्टल इंडेक्स निकलेगा जिसमें जियो कोडेड एड्रेस होगा हमारा। जियो कोडेड मतलब हमारे लॉन्गिट्यूडनल और लेटीट्यूडनल डेटा होंगे और इसके साथ हम हमारी प्रॉपर प्रिसाइज लोकेशन हमें पता चल जाएगी। तो ये काफ़ी काम आएगा, ठीक है। ये किसने डेवलप किया है, तो आईआईटी हैदराबाद ने डेवलप किया है। इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा, लोकेटिंग एड्रेस बहुत ईजी हो जाएगा और जियो स्पेशल गवर्नेंस हमें काम आएगी, ठीक है। कौन इसको रिलीज कर रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ओके। डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर, आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ पे काम आएगा, तो ई गवर्नेंस की बात आती है, वहाँ पे आप इसको यूज़ करोगे, ई गवर्नेंस। फिर है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ये भी बजट में ही अनाउंस हुआ था कि हम ऐसा कुछ लाएंगे। इसका मेन फोकस क्या है, तो ट्राइबल कम्युनिटी के रिलेटेड सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना, जो भी ट्राइबल है उसकी, ये हम स्कीम लेके आएंगे, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसमें हमारा मेन एम यही होगा कि जो ट्राइबल लोग हैं उनकी हम हेल्थ इम्प्रूव करें, स्किल डेवलपमेंट करें, एजुकेशन लाएं, और पूरा का ये सब मिला के बनता है सेटरेशन अप्रोच, ये हम करें। दैट्स इट। इसमें हमारा एम क्या है, तो 63,000 विलेजेस को हम टारगेट करेंगे और 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को। चलिए, फिर है एयर ब्रीदिंग प्रोपोर्शनल टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी क्या होती है भाई, तो जो भी हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, फिर स्पेस व्हीकल्स होते हैं, उन सब में अलग अलग इंजन लगा होता है, ठीक है। जैसे कि 3 मेन टाइप है वैसी टेक्नोलॉजी की, रैम जेट, स्क्रैम जेट और डुअल मोड रैम जेट। ओके, ये पहले ऊपर वाला समझ लेते हैं। इनका काम क्या है, एयर ब्रीदिंग प्रोपोर्शन टेक्नोलॉजी का। तो इन सब जो भी इंजन होते हैं वहाँ पे हमें चाहिए होता है ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन हमें अलग से ऐड करना होता है, वो कोई पेलोड, जैसे पेट्रोल की टंकी है वैसे हम ऑक्सीजन की एक जगह रखते हैं। बट हमने ये सिस्टम में क्या लेके आते हैं, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ऑलरेडी अवेलेबल है उसको ही हम यूज़ कर लेंगे, तो हमें अलग से कोई रखने की ज़रूरत है नहीं। इससे डेफिनेटली पहले तो वज़न ही कम हो जाएगा, ठीक है, और स्पेस ट्रांसपोर्टेशन है वो और हल्का हो जाएगा और सस्ता हो जाएगा, ठीक है। तो जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी अवेलेबल ऑक्सीजन है उसी को कंबंशन में यूज़ करना, इट कॉल्ड एयर ब्रीदिंग प्रोपोर्शनल टेक्नोलॉजी। इसके मेन 3 टाइप है, रैम जेट, स्क्रैम जेट और डुअल मोड रैम जेट। ये क्या है, तो ये टाइप है। रैम जेट में क्या होता है, तो ये 3 मार्क 3 तक चल सकती है, सुपरसोनिक स्पीड है। स्क्रैम जेट है वो हाइपरसोनिक स्पीड है। डुअल मोड सबसोनिक सुपरसोनिक। अब ये क्या बोल दिया, कुछ पता नहीं चलेगा। देखिए, सोनिक क्या होती है, सोनिक मतलब जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड के जैसी हो, ठीक है, ये है सोनिक। अभी सब सोनिक क्या है, तो सोनिक का सब पार्ट है ना, उससे छोटा सब, तो ये सोनिक से कम होगी, मतलब साउंड की स्पीड से कम होगी, तो सब सोनिक मतलब साउंड की स्पीड से कम, लेस देन साउंड। अभी साउंड की स्पीड को हम क्या बोलेंगे, तो 1 माक या फिर 1 मैक। अभी जो इससे ज़्यादा होगी वो होगा सुपरसोनिक। सुपर मतलब अभी इससे ज़्यादा ही होगा ना, तो इसकी स्पीड होगी मोर देन 1 मैक। और ये कब तक, कहाँ तक जा सकता है, तो 535 तक जा सकता है, 5 पकड़ो। फिर होता है हमारा हाइपरसोनिक, ये भी 35 से भी ऊपर जाता है, मतलब ये इससे भी तेज़ है, तो वो हो जाएगा हाइपरसोनिक। अगर मैं आपको प्रॉपर डेटा बता, तो वहाँ सुपरसोनिक होती है वो 5 मार्क से कम होती है, और जो हाइपरसोनिक होती है 5 मार्क से ज़्यादा होती है, ठीक है, वही है। मैक मतलब क्या, स्पीड ऑफ साउंड, वही है मैक या फिर मार्क। चलिए, इक्वलाइजेशन लेवाई हमने ये ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। ई कॉमर्स जो बाहर के हैं उनके ऊपर लगता हुआ टैक्स, ताकि डोमेस्टिक और बाहर की इंडस्ट्री पे इक्वल टैक्स लगे, इक्वलाइजेशन आ जाए। फिर है शील्ड टेल स्नैक। ये एक स्नैक की स्पीशीज़ है, हमें ये नई स्पीशी मिली है वेस्टर्न घाट में, मेघमलाई मुन्नार लैंडस्केप में।
ये एंडेमिक है टू पेनिनसुलर इंडिया एंड श्रीलंका। एंडेमिक क्या होता है कि सिर्फ इसी के एरिया में मिलती है, इसके बाहर कहीं पे नहीं मिलती है। तो पेनिनसुलर इंडिया मतलब ये जो ट्राइंगल वाला इंडिया है, नीचे वाला पार्ट वहाँ, और श्रीलंका पे मिलती है। टोटल इसकी 62 जितनी स्पीशीज़ है, 44 इंडिया में मिल जाती है। उसमें से हैबिटेट कहाँ, तो फॉरेस्ट में रहते हैं, टनल्स में रहते हैं, रॉक्स में रहते हैं। कहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली अंडरग्राउंड रहते हैं, नाइट में और रेन डे में ये बाहर आते हैं। ओके, इतना कुछ ये सब काम का है नहीं, सिर्फ ये एंडेमिक है, ये ध्यान रखना। शील्ड टेल्ड स्नैक ऐसा कुछ पूछे तो, बाकी कम चांस है ऐसे क्वेश्चन के। फिर है नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग। ये भी नॉर्मल न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये लॉन्च कर दिया है। इसका मेन एम क्या है, तो जो कल्चरल मैपिंग करेंगे 6.5 लाख विलेजेस का, यहाँ का जो जो भी कल्चर होगा उसको हम मैपिंग कर लेंगे, डिजिटल कल्चरल मैपिंग कर लेंगे। इसमें हम नेशनल रजिस्टर करेंगे आर्टिस्ट और आर्टिस्ट प्रैक्टिसेस का भी। इसका एक वेब पोर्टल बनाएंगे और मोबाइल ऐप भी बनाएंगे, जहाँ पे ये फंक्शन करेगा कल्चरल वर्क प्लेस के लिए। बढ़िया, कल्चरल मैपिंग। फिर है मैक्रो लॉन्स, ये थोड़ा सा काम का न्यूज़ है। ऐसी ये टर्म आपको हो सकता है कि पूछी जाइए। देखो, हम यूजुअली एंटीबायोटिक्स रहते हैं कि भाई सर दुख रहा है ये दवाई ले लो, वैसे उन सब चीज़ों को एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। वैसे दो एंटीबायोटिक्स है, एक मैक्रोलिड्स और एक फ्लूरोक्लूरोलॉन्स। इन दोनों का जो मिक्सचर है, यानी कि मैक्रो और इसका आखिर का लॉन, इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको हम बोलते हैं मैक्रोलॉन्स। सेम, अभी ये काम क्या आती होगी, अगर ये दोनों एंटीबायोटिक है तो ये भी एंटीबायोटिक ही है, बट दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, अभी देखो मिक्सचर है ना, इसलिए थोड़ी थोड़ी ये दिक्कत दे रहा है। हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे बॉडी के अंदर कुछ कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो हमें कोई भी इन्फेक्शन से बचाते हैं। पर जब जब ये दवाई ले लेते हैं ना, तो बैक्टीरिया हो जाता है कंफ्यूज कि अभी इस दवाई से थोड़ा सा हम बॉडी को एडेप्ट करें या फिर जो बाहर से इन्फेक्शन आ रहा है उसको एडेप्ट करें। इसीलिए ये न्यूज़ में है कि मैक्रोलॉन थोड़ा हमारा जो बैक्टीरियल सेल फंक्शन है ना उसको डिसरप्ट कर देता है, उसको थोड़ा सा दिक्कत देता है कि वो जो इन्फेक्शन है उसके सामने लड़ पाए। दैट्स इट, यही इतनी ही न्यूज़ है। चलिए, मैक्रोलॉन आप याद रखोगे, दवाई है, इन शॉर्ट एंटीबायोटिक है, और इसके ऊपर ये चार्जेस है कि ये कैसे दिक्कत दे सकता है। फिर है कलरीपायतु। कलरीपायतु मार्शल आर्ट्स है। आपने ये कहाँ पे देखा होगा, टाइगर श्रॉफ की मूवी है एक मार्शल आर्ट्स की, बागी। बागी बागी में जो ये डांस दिखाते हैं वो कलरीपायतु ही है। ठीक है, केरला का ये डांस है, मार्शल आर्ट्स है, सॉरी मार्शल आर्ट्स है, डांस नहीं। बस यही है मेन। तो इसके दो मेन टाइप है, एक वेदक्कन और एक थेक्कन। थेक्कन जो साउदर्न स्टाइल में है और ये वेदक्कन है वो नॉर्दर्न स्टाइल में है। नॉर्दर्न स्टाइल मतलब मालाबार और केरला वाले रीजन में, और थेक्कन मतलब ट्रावणकोर वाले रीजन में ये मेनली प्रैक्टिस होते हैं दोनों। दैट्स इट। और न्यूज़ में क्या था कि भाई जो कलरीपायतु फेडरेशन है उसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट ने रिकॉग्नाइज कर लिया है एज अ रीजनल स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है, तो इससे दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये रीजनल स्पोर्ट फेडरेशन कौन रिकॉग्नाइज करता है, दूसरा ये कलरीपायतु कहाँ से है। ओके, फिर आखिरी न्यूज़ है ओलंपिक ऑर्डर। तो 2008 में बीजिंग में एक ओलंपिक हुआ था, वहाँ पे अभिनव बिंद्रा शूटर है, वो 10 मीटर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल लेके आए थे। इन्हीं को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड मिला है बाई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या है, तो ये नॉट प्रॉफिट ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऐसे सब जो स्पोर्ट्स के ओलंपिक के साथ रिलेटेड जो भी प्लेयर होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करती है, और उनका अच्छा अचीवमेंट हो तो अवार्ड प्रोवाइड करती है। उसमें से जो ये अवार्ड है ऑनर्ड विथ ओलंपिक ऑर्डर, यह उनका हाईएस्ट अवार्ड है। तो ये अवार्ड मिला है अभी अभिनव बिंद्रा को। ये इंडिया के फर्स्ट इंडिविजुअल थे जो कि गोल्ड मेडल लेके आए थे। चलिए, इन ओलंपिक्स उसके बाद कौन लेके आए, तो नीरज चोपड़ा। ओके, दैट्स इट। आज कुछ न्यूज़ में था ही नहीं कुछ खास, इतना ही था। सुनने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।